जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत का एक नया अंक प्रस्तुत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त करता है। मनुष्य का प्रकृति के साथ यौगिक संबंध स्थापित होता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि सबके साथ मिलजुल के रहें, सबके साथ सहयोग करें। कुछ कुछ यही स्थिति योग की भी है। योग हमें हमारे शारीरिक अंगों में जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें सहयोगात्मक और उपयुक्त संबंधों के विकास का नाम है। योग हमें सिखाती है कि श्वासों की गति को नियमित करें, श्वासों की गति को नियंत्रित करें और उसके माध्यम से अपनी प्राण शक्ति को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें। योग में जो प्राणायाम, आसन, ध्यान और व्यायाम की क्रियाएं की जाती हैं वो सीधे सीधे हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। शरीर ही क्यों, हमारे मनोमस्तिष्क पर भी प्रभाव डालती हैं। हमारा मस्तिष्क योग के माध्यम से अधिक सक्रिय हो जाता है। हमारे फेफड़े अधिक ऑक्सीजन या प्राण वायु ग्रहण करने लगते हैं। उसके दम पर हमारा हृदय रक्त को अधिक सक्षमता के साथ शरीर के अंग प्रत्यंग तक प्रवाहित करता है। हमारे सारे अंग सक्रिय हो जाते हैं इस यौगिक क्रिया के द्वारा, इस प्राणायाम के द्वारा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उच्चाई, ये सब ऐसे प्राणायाम हैं जिससे भारतवर्ष के अधिकांश लोग परिचित हैं और संभवतः उन्होंने अपने जीवन में इन प्राणायामों को नियमित रूप से अपना भी लिया है। अगर नहीं अपनाया है तो आज के दिन हमें संकल्प लेना होगा कि इन प्राणायामों को अपनाएं, इन पर कुछ समय दें, 15-20 मिनट का ही समय दें, ताकि हमारे श्वास एवं प्राण वायु संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएं। योग में सिर्फ प्राणायाम ही नहीं बल्कि कुछ आसन भी होते हैं, कुछ व्यायाम भी होते हैं। ये व्यायाम हमारे शरीर की अकड़न को दूर करते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी लोच को ज्यादा बढ़ाते हैं। फलतः हम न केवल अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको बहुत अच्छे से संपादित कर सकते हैं, बल्कि हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बहुत बढ़ जाती है। हमारे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होगा तो निश्चित है कि वो ज्यादा तेजी से काम करेगा, तेज निर्णय लेने की स्थिति में होगा।
इसी प्रकार से जब हम योग की क्रिया में ध्यान मग्न होते हैं, ध्यान करते हैं, तो न केवल अपने भीतर की चीजों को बल्कि अपनी बाहरी चीजों को भी सूक्ष्मता के साथ देख पाते हैं। वो चाहे ईश्वर हो, वो चाहे प्रकृति हो, या वो कोई एक परम शक्ति हो। हम जब योग के ध्यान मुद्रा में आते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, तो वो शक्ति हमें ऊर्जा प्रदान करती है और हम उस ऊर्जा को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसलिए योग कोई शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि शरीर के साथ आत्मिक क्रिया भी बन जाती है। आवश्यकता इसी बात की है कि हम पूरे मनोयोग से योग करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व, हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा संपूर्ण मस्तिष्क और हमारी संपूर्ण आत्मा एकीकृत हो जाती है और फिर हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो योग वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी शक्तियों को इस समाज के विकास में, इस देश के विकास में और बल्कि कहें कि इस पूरे पृथ्वी के विकास में योगदान कराती है। हमको किस प्रकार से जीवन जीना है, किस प्रकार संयम बरतना है, किस प्रकार प्रकृति के संसाधनों का सदुपयोग करना है ताकि एक संतुलन बना रहे, एक सुव्यवस्था बनी रहे, ये सारी चीजें योग हमें सिखाती है। योग के माध्यम से हम न केवल सक्षम व्यक्ति बनते हैं बल्कि हम एक संपूर्ण व्यक्ति भी बनते हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने दैनिक जीवन में योग की इन समस्त क्रियाओं को अपनाएं और इसके अनुरूप अपना जीवन बिताएं। भारत का ही ये सक्रिय प्रयास रहा है कि आज सारा विश्व योग को अपना रहा है। योग के माध्यम से अपने लिए स्वास्थ्य और आरोग्य की कामना कर रहा है और इसी संदेश को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। परंतु दुर्भाग्य है कि इस वर्ष हम कोई भी बड़ा आयोजन नहीं कर पाए हैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। कारण आप सभी जानते हैं, कोरोना का ये संकट हमारे लिए एक प्रकार की सामाजिक बाधा बनकर आया है। हमारे सामाजिक मेल जोल को इसने ठप कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद योग हमें स्वयं करना है और इसलिए हमें अपने घरों में रहकर ही योग करना है। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जाती है उसका पूरा पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहकर ही हमें योग करना है। तो श्रोताओं, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तभी हम अपने को खुशहाल कर सकते हैं, अपने को स्वस्थ बना सकते हैं।
तो आइए, हारेगा कोरोना जीतेगा भारत कार्यक्रम में आज सुनते हैं एक बातचीत श्री राकेश त्रिपाठी जी से। राकेश जी रेल के एक बड़े अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं और साहित्य एवं संस्कृति में अपनी गहरी पैठ रखते हैं। आइए सुनते हैं टेलीफोन पर की गई उनसे ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। इस समय हम कोरोना के कारण लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं और धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था, देश के कारोबार पटरी पर आने लगे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जीवन सामान्य नहीं हो पाया है। लोगों की आवाजाही भले ही शहरों में देखने को मिल जा रही है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाने आने पर अभी भी काफी प्रतिबंध है और लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि कहीं दूर की यात्रा ना करना पड़े। ये एक तरह से अच्छा ही हुआ है। लोगों को मौका मिला है अपने घरों में रहकर अपने उन शौक को पूरा करने का जो कि काम के बोझ तले और जीवन की भागदौड़ के तले कहीं वो छुप गई थी, दब सी गई थी। इस लॉकडाउन का क्या असर हुआ, लॉकडाउन में कैसे लोगों ने समय बिताया, हम इसी विषय पे बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित किए हैं पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व अधिकारी श्री राकेश त्रिपाठी जी को। राकेश जी बहुत अच्छे अध्येता रहे हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियों और जो विकासात्मक कार्य हैं उन पर आपकी बहुत सूक्ष्म दृष्टि रही है। आपने उस पर अपने विचार भी बहुत बारीकी के साथ व्यक्त किए हैं। आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस कोरोना का क्या प्रभाव रहा है हमारे आम जीवन पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेन जी। सभी श्रोतागण को नमस्कार, धन्यवाद। ये वस्तुतः ये एक वैश्विक महामारी के रूप में उपस्थित है, ये कोरोना कोविड-19। आप देख रहे हैं सारे विश्व में इसका असर दिखाई पड़ रहा है। आज लगभग 82.9 लाख लोग इससे पीड़ित हुए हैं। अब तक काफी स्वस्थ भी हुए हैं, 50% के लगभग स्वस्थ भी हुए हैं और लगभग 4.5 लाख लोगों की विश्व में मृत्यु हो चुकी है। भारत भी से अछूता नहीं है और भारत में अब तक 3.5 लाख लोग संक्रमित हुए थे लगभग, और जिसमें से अभी भी 1.6 लाख के करीब संक्रमित हैं और करीब 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि लॉकडाउन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बहुत ही जरूरी था यह लॉकडाउन होना। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इसके वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी, चाइना के वुहान से। और नवंबर दिसंबर में ही इसका जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ने लगा था। कोरोना का जो है उससे संक्रमित लोग जो है दिखाई पड़ने लगे थे। पहले लोगों ने समझा निमोनिया है और धीरे धीरे बाद में चल करके जनवरी में जाकर के कंफर्म हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको करीब 31 जनवरी को जाकर के डिक्लेयर किया कि ये वैश्विक महामारी है और सब सारे विश्व में खलबली मची। धीरे धीरे कुछ लोगों ने ज्यादा पहले और कुछ लोगों ने देर से, लेकिन हर जगह प्रतिबंध लगे, लॉकडाउन हुआ। लोगों के आवाजाही, ज्यादा मेल जोल और ज्यादा ऐसी जगहों पर भी वगैरह के जगहों से जाने पर रोक लगी। किसी न किसी रूप में हर जगह आपको ये लॉकडाउन का असर दिखा। 200 से अधिक 221 विश्व के देशों में ये संक्रमण अब तक फैल चुका है। अभी तक कोई डेड श्योर वैक्सीन इसका नहीं निकाला जा सका है, दुर्भाग्यवश। ऐसे में भारत में भी लॉकडाउन किया गया। सबसे पहले एक जनता कर्फ्यू के रूप में 22 मार्च को ये लागू किया गया था। हाँ। और इसके बाद 5 चरणों में लॉकडाउन किया गया है। पहला चरण 21 दिन का हुआ, 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक के लिए। दूसरा 19 दिनों का हुआ, वो भी 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक का था। फिर ऐसे 14 दिन के 2 और लॉकडाउन हुए और इस समय ये 5वां चरण चल रहा है 1 जून से लेकर के। अब खाली कंटेनमेंट जोन में ये लागू है। दरअसल देखा जाए, अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो लॉकडाउन की अभी भी बहुत जरूरत थी, लेकिन अब
प्रश्न ये उठता है कि उसका जन सामान्य पर कितना बुरा असर हो रहा था, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था जो है वो फेल हो चुकी है, एकदम विफल हो चुकी है, बड़ी बुरी स्थिति में जा चुकी है। ऐसे में अभी भारतवर्ष में मैं कहूँगा कि बहुत गनीमत थी, और इसको खोल देना, अब ये तो मान लिया गया कि भाई जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक 100% इसका क्योर नहीं है। फिर भी भारतवर्ष में जो स्वस्थ होने का जो एक अनुपात है वो भारतवर्ष में काफी अच्छा रहा है। अब तक 96,500 लोग जो है इसे ठीक हो चुके हैं, और लगभग 56,500 लोग अभी भी संक्रमित है, लेकिन 96,500 लोग ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे में ये सोचा गया कि ऐसा काम किया जाए कि देश की अर्थव्यवस्था भी बची रहे और लोगों की जान भी बची रहे। तो इस हिसाब से अब पहले शुरुआती दौर में चूंकि इस बीमारी का कोई की कल्पना भी नहीं कर सकता था, इसलिए भारतवर्ष में टेस्ट बहुत कम से शुरुआत हुआ। और आपको अच्छा लगेगा जान करके कि मैंने इस समय भारतवर्ष में लगभग 1.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन होने लगे हैं। तो ये एक बड़ी भारी उपलब्धि है भारतवर्ष के लिए। जहाँ तक परिवहन का सवाल है, शुरुआती दौर में जो लॉकडाउन का प्रथम चरण था उसमें एकदम आवाजाही एकदम बंद हो गया था, इसलिए लेकिन थोड़े ही दिनों में जब फैक्ट्रियां सब जगह की स्टेट की बंद होने लगी तो लोगों ने, जो श्रमिक थे जो बाहर गए हुए थे, उनके अंदर जो है ये हुआ कि अब तो घर चला जाए। तो ऐसे में काफी प्रेसिंग हो गई सिचुएशन, काफी मजबूर कर देने वाली सिचुएशन हो गई। तो ऐसे में ये हुआ कि क्या इंतजाम किया जाए। कई जगह दुर्व्यवस्थाएं भी हुई, अव्यवस्थाएं भी हुई। ऐसे में अंततोगत्वा सरकार ने निर्णय लिया कि इंटर स्टेट बसेस के द्वारा और इंटर स्टेट रेलवे के द्वारा इनका परिवहन सुनिश्चित किया जाए। और अब तक प्राप्त जानकारी के हिसाब से लगभग 40 लाख लोग जो है वो बसेस से और करीब वो ट्रेनों से 35 लाख से ऊपर उनका परिवहन किया जा चुका है। करीब लगभग अभी तक 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली हैं। 35-40 लाख के बीच में यात्री जो श्रमिक हैं उनको लाया जा चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा जो भाग है वो उत्तर प्रदेश का है, और वह लगभग 49% प्रतिशत के लोग करीब उत्तर प्रदेश के हैं। और बिहार से भी काफी लोग हैं, लगभग 31-32% के आसपास प्रतिशत के आसपास बिहार के लोग हैं। तो इतने लोगों का परिवहन हो चुका है। जहाँ तक नियमित ट्रेनों के संचालन का प्रश्न है, तो यह अभी कोरोना के इस संक्रमण को और अधिक ज्यादा फैलने से रोकने देने के लिए ये आवश्यक था कि सीमित संख्या में ही गाड़ियां चलाई जाएं। इसलिए अभी जो फिलहाल ट्रेनें हैं वो 230 ट्रेनें, जिसमें 200 मेल एक्सप्रेस और 30 करीब एसी ट्रेनें स्पेशल के रूप में चलाई जा रही हैं, मुख्य खास जगहों के लिए। श्रमिक स्पेशल अभी भी जरूरत के हिसाब से चलाई जा रही हैं। तो ये आवागमन का, परिवहन का ये व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक इकोनॉमी का, सोशल इंटरमिक्सिंग का प्रश्न है, तो निस्संदेह बहुत बुरी स्थिति में इकोनॉमी पहुंच चुकी है। लेकिन सरकार के 20 लाख करोड़ के फंड ट्रांसफर करके और लोगों की मदद के लिए, श्रमिकों के लिए और किसानों के लिए, जो उद्योग करते हैं उनके लिए, जो कामगार हैं उनके लिए, इन सबके लिए जो गवर्नमेंट ने व्यवस्था की 20 लाख करोड़ फंड के ट्रांसफर के द्वारा, तो वह एक बहुत अच्छा कदम था सरकार का, और इससे काफी लोगों को राहत मिली है और धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। अब ये है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए लोग अपना कारोबार भी कर रहे हैं और जो रूटीन के काम हैं वो कर रहे हैं लोग। इसके अलावे तमाम चीजें जो हैं, तमाम विधाओं की शक्लें भी बदली हैं, तमाम क्रिया विधियों की शक्लें भी बदली हैं। जैसे घर से काम करने का एक कल्चर जो है, एक संस्कृति विकसित हुई है इस बीच में। और कभी कभी ऐसा हो रहा है जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर लाइन पर गया और लौट के आया, या कोई इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, कर्मचारी लाइन से लौट करके आया, संभावना ऐसी हो सकती है कि वो अपने साथ संक्रमण ला सकता है। उसे घर से काम करने की इजाजत भी दी गई है और उसको ऑनलाइन जो है वो काम कर रहा है, अपना फाइलें सब निकाल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है। एक बहुत अच्छा अनुभव इस बीच में मेरा रहा। मेरा बेटा BA LLB पार्ट 2 में बेनेट यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ रहा है। वो भी चला आया था, और चूंकि मैंने लॉ किया है, LLM किया है अपने रिटायरमेंट के 2 साल पूर्व ही, तो उसका
मुझे पूर्ण लाभ मिला और मैंने पूरा उसको लॉ गाइड किया है यहाँ पे घर पे। जी। और वो उसने लॉ का एग्जाम भी और जो सोशल सब्जेक्ट्स का, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, इन सब का भी एग्जाम उसने ऑनलाइन ही दिया है। हाँ। तो इसमें खास करके लॉ में मैंने पूरी मदद की है उसकी। तो हमारा ज्यादा स्तर समय, स्वयं का मेरा समय जो है वो पठन पाठन में गुजरा है। जी 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 जी। अच्छा सर, ये जो समय मिला, लगभग 70-75 दिन मिले लोगों को लॉकडाउन की अवधि में, और कहीं घर से बाहर निकलना नहीं था, या निकलना भी हो तो बहुत कम जाना होता होगा, और कोई गेस्ट भी नहीं ही आते होंगे इस दौर में। तो ये काफी समय था घर में रहकर परिवार के साथ समय बिताना और कुछ अच्छे क्रिएटिव काम करना, या पढ़ना लिखना, संगीत सुनना। तो आपने सर इस दौरान, जैसे आपने एक तो काम बताया कि बेटे को लॉ के पूरी तैयारी करा दिया आपने, और उसको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया, इसके अलावा आपने अपने मन की शांति के लिए और अपने दिमाग की जो खुराक हो सकती है उसके लिए क्या अध्ययन किया सर? क्या क्या पढ़ा आपने सर? कोई अच्छा साहित्य? हाँ, एक तो मैं 4 अखबार हिंदी के और एक अंग्रेजी का अखबार लेता हूँ। तो हाँ, ये पहले ही से मैं लेता हूँ, तो ये अपने आप में पठन सामग्री पूरी हो जाती है। जी जी। तो एक तो ये पूरा आप समझ लीजिए पूरे दिन का एक कार्यक्रम हो जाता है। और दूसरा जो मैंने जैसा कि बताया, बेटे को पढ़ाने के लिए खास करके लॉ के सब्जेक्ट जो है, तो इस बीच में मुझे लॉ पढ़ने का बहुत मौका मिला और मैंने उसका पूरा उपयोग किया। पहले का पढ़ा हुआ सारा का सारा रिवाइज हो गया और उसको काफी मैंने रुचि से इधर पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, इंडियन पेनल कोड, ये सारे सब्जेक्ट जो है काफी गहराई से हमको पढ़ने का मौका मिला और मैंने उसका सदुपयोग किया। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सब जो है सारे सब्जेक्ट जो है ये काफी विस्तृत ढंग से मैंने पढ़ाई की। तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी ये कि आपने इस काल में भी आपने पढ़ाई अपनी खूब अच्छी की और एक प्रोफेशनल की तरह पढ़ा आपने, क्योंकि आपको बेटे को पढ़ाना था। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, आपसे कुछ हम और दूसरे क्षेत्र की बात करना चाहेंगे। आप जो कि रेलवे में बहुत ऊंचे पद से आप रिटायर हुए हैं और अभी जो भारतवर्ष की जो वर्तमान दशा है, एक तो कोविड-19 का जो प्रकोप है वो तो है ही है, सारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं इससे, और सांस्कृतिक गतिविधियां तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई। ये समय होता था शादी विवाह का और तमाम तरह के फंक्शंस का, लेकिन वो सब ठप हो गए, सब स्थगित हो गए। और इसके साथ एक जो दूसरी घटना घटित हुई है वो है कि भारत के जो विदेश को लेकर जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, भारत नेपाल के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो समस्याएं, उनके जो साथ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहे हैं, उन संबंधों में भी खटास देखने को मिली है। अभी आज ही एक घटना अखबारों में सुनने को मिली, मीडिया में सुनने को मिली, चीन ने हमारे सीमा पर जो हमारे सैनिकों की हत्या की है, उसके कारण रेलवे ने कुछ ठेके कैंसिल कर दिए हैं। हाँ, आपने ठीक कहा। भारतीय रेलवे ने ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के अंतर्गत कानपुर दीनदयाल उपाध्याय नगर के बीच चल रहे चीन के सिग्नलिंग एवं कम्युनिकेशन के 471 करोड़ रुपए के ठेके को रद्द कर दिया है। और इसके अलावे और तमाम चीजों में, जैसे 4G के जो उपकरण आने थे उन पर बैन लगा है। BSNL और MTNL के कुछ प्रोजेक्ट्स थे उन पर बैन लगाया गया है। और इसके अलावे अभी एक इनकी कंपनी 5G की कोई लॉन्चिंग होनी थी, उसको भी बंद कर दिया है। तो ये सब तमाम मिल करके उम्मीद की जाती है कि लगभग 5 लाख करोड़ का झटका के व्यापार का झटका चीन को दिया गया है। वाला है। जी जी। हाँ, चाइना का अग्रेशन हुआ है, उसी की परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे चीन ने तो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अंदर तक घुसपैठ कर ली है। चीन के बहुत सारे सामग्री हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, रेल का काम हो, या दूरसंचार का काम हो, या घरेलू उपभोग की वस्तुएं हो, खिलौने हो और बिजली के उपकरण हो, ये सब चीजें चीन से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आती रही हैं और लोगों में उपभोग भी उसके करने की आदत पड़ी हुई है। अब अगर ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो भी जिस कारण से भी रहा हो, चीन शुरू से इस प्रकार की करतूतें करता रहा है, लेकिन क्या भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय जनमानस इस बात के लिए तैयार है कि अगर चीन से
आर्थिक संबंध खत्म किए जाते हैं, तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका जो दुष्प्रभाव होगा उसका सामना करने में, उससे बाहर निकलने में और उसका विकल्प तैयार करने में क्या भारत के लोग, भारतीय व्यवस्था सक्षम है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं इसका समुचित उत्तर देना चाहूंगा। आप अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने एक नारा लिया था कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। हाँ। और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है जी। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत एकदम अंडर डेवलप्ड कंट्री है। हाँ। सारी चीजें अपने यहाँ बनाई जा रही हैं। सारे माने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो तरक्की हो सकती थी वो किया है भारतवर्ष ने। और भी तमाम उपकरणों के क्षेत्र में, चिकित्सा उपकरण वगैरह जो यहाँ से बनाया जाता था, मास्क अपने यहाँ बनने लगे हैं, तमाम चीजें हैं। तो ज्यों-ज्यों जैसे जैसे आवश्यकता, जब प्रेसिंग नीड आ जाएगी तो अवश्य बनेगा, इसी भारत में बनेगा। भारत के लोग तो आप ये समझिए 35% लोग नासा में जो है भारतवर्ष के लोग हैं। हाँ। 34% लोग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में है वहाँ पे। हाँ। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जितनी है उसमें करीब 30% से अधिक की हिस्सेदारी भारतवर्ष की है। तो भारत में क्या नहीं है? भारत तो अजीम प्रेम जी हो, कल्पना चावला हो, विनोद दादुर हो, पेटीएम के आविष्कर्ता, तो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं। तो ऐसे में यह कल्पना करना कि हम नहीं कर पाएंगे, आज अंबानी जो है विश्व के इने गिने विद इन 10 जो अरबपति आते हैं उनमें से हैं। हाँ, रतन टाटा अपने यहाँ है। ये सारे लोग जो है, ऐसा थोड़ा है कि अपना देश बैठा हुआ है। बिल्कुल प्रगति करेंगे और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत अगर हम लोग सोच लें तो बनेगा एक दिन। ऐसा नहीं है, सारी चीजें अपने यहाँ बनेंगी। और ये ऐसा हम लोग भ्रम पाले हुए हैं और जबरदस्ती पाले हुए हैं। हमारा विचार है कि यह बनेगा, अवश्य बनेगा। जी, सारी चीजों का समाधान मिलेगा। जी सर, ये जो दौर है इससे हम निकलेंगे ही। हमारी व्यवस्था, हमारा आत्मविश्वास, हमारी जिजीविषा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हम इस संकट से बाहर निकल जाएंगे। तो दोनों फ्रंट सर, बाह्य फ्रंट यानी अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट और भीतर की जो व्यवस्था है जिसमें कि ये कोरोना संकट और जो अन्य इससे संबंधित संकट है, इन सब संकटों से पार पा जाएंगे। इस विश्वास को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं से सर? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि निस्संदेह बड़ी भारी संकट की घड़ी है, लेकिन यह संकट हमारे ही लिए नहीं है, वैश्विक संकट है और हम इससे लड़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि जल्दी ही कोई न कोई वैक्सीन भी इजाद हो जाएगा और हम इससे लड़ते हुए विजयी होंगे। और हम अपना कारोबार, सोशल डिस्टेंसिंग जो नियम है, अपने आयुष विभाग के जो जीने के तौर तरीके, खाने पीने का जो तौर तरीका बताया है, उसके हिसाब से रहें। सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी बना करके अपना काम करते रहें। और निस्संदेह बाकी हम लोग जुझारू प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। भारतवर्ष है वो सपूतों की धरती है। मैं यही उम्मीद करूंगा कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारी सारी व्यवस्थाएं जो है वो पटरी पे आएंगी। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आत्मसंयम और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो आयुष विभाग से जो निर्देश जारी हुए हैं उनका पालन करते हुए अपना कार्य एकदम मुस्तैदी से करते रहें। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम लोग उबर जाएंगे। जी, बिल्कुल। आपने जो बातें बताई हैं वो बहुत सकारात्मक बातें हैं और निश्चित रूप से भारतवर्ष इस संकट से बाहर निकलेगा और एक अद्भुत भारत दुनिया के सामने होगा। आने वाला समय अच्छा होगा। सर, आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की, इतना आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री राकेश त्रिपाठी। अब आइए सुनते हैं मोहम्मद खलील और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। चढ़ी के किरनिया की डोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर। चढ़ी के किरनिया की डोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर। पखेरु चले अपना बसेरा, त्रिपुरा जगावे झगड़ू। छोड़ पखेरु चले अपना बसेरा,
उतरा जगावे झगड़ू। आगे आगे गोई पीछे खेतिहरावा, आगे आगे गोई पीछे खेतिहरावा, चल भइल के तावा के ओर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर। भई गुलजार पनघट की डगरिया, नदिया में उठे रहिलो, नदिया में उठे रहिलो, मथवा पे आधे जल छल के गगरिया, मथवा पे आधे जल छल के गगरिया, भीजत अचारा के कोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से छहर छहर छर नाचली मथनिया, बांध रसरिया के डोर। छहर छहर छर नाचली मथनिया, बांध रसरिया के डोर। दहिया बिलों में मुस्काए नंद रनिया, दहिया बिलों में मुस्काए नंद रनिया, छुन के मखनवा के चोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर। सांझ से भोर सकारे से रतिया, सांझ से भोर सकारे से रतिया, चकई से मिले रे चको, चकई से मिले रे चको, चंदा सूरज दोनों डारे कर बहिया, चंदा सूरज दोनों डारे कर बहिया, टूटे ना सनहिया के डोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर। चढ़ी के गिरनिया की डोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर मोरे मितवारी, उतरे गगनवा से भोर। इसके साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।